अक्सर हम दूसरों की छोटी से छोटी गलती तलाशने में जरा सी भी देर नहीं लगाते, वहीं अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी नजरअंदाज करते हैं। अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करने का साहस विरले लोग ही दिखा पाते हैं। इंसान को गलतियों का पुतला माना गया है। यह सच है कि हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती करता ही है। गलती करना इंसान का हो जाती है, इंसान से गलतियां, तो उस गलती को स्वीकार करना भी इंसान का ही कार्य है। बिल्कुल, अपनी गलती और जिद पर अड़े रहने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान भी नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान लेते हैं, उनका जीवन पहले से ज्यादा सुंदर हो जाता है और उनमें आत्मविश्वास और सद्गुण भी आते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं की गलती स्वीकार नहीं करना चाहते, उनमें धीरे धीरे नकारात्मक गुणों का विकास होने लगता है। गलती छिपाने के लिए इंसान को अक्सर झूठी बातों को बोलना पड़ता है। ये असत्य बातें ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन का एक अंग बन जाती है। बिल्कुल, गलती स्वीकार करना एक साहसिक काम है। याद रखिए, हर गलती को सुधारा जा सकता है अगर हम पहले उसे स्वीकार करें। जो इंसान गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों के लिए 588 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के मतदान भी शुरू हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा के लिए 301 और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वो लोकतंत्र के इस पावन उत्सव में भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। याद रखें, पहले मतदान फिर अन्य कोई काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराज सूरजमल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने महाराजा सूरजमल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत की निजी यात्रा पर आए केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला अमोलो ओडिंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने दशकों पुराने निजी मित्रवत संबंधों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 3.5 साल के बाद ओडिंगा से मुलाकात पर खुशी जाहिर की। उन्होंने भारत और केन्या में 2008 के बाद ओडिंगा के साथ हुई कई मुलाकातों को याद किया, जिसमें जीवंत गुजरात सम्मेलन 2009-2012 भी शामिल रहे। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत केन्या संबंधों को और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं और इसके विकास में योगदान करने वाली प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि ये घर हो या यात्रा हो या कहीं और, रेडियो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों से जुड़ने का शानदार माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के कारण उन्होंने ये लगातार देखा है कि रेडियो लोगों के साथ सकारात्मकता साझा करने का और अन्य लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले लोगों को सामने लाने का शानदार माध्यम है। प्रधानमंत्री ने रेडियो के कार्यक्रम में योगदान करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह वो लोगों से सुझाव लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लोगों से MyGov या फिर नमो ऐप पर लिखने, साथ ही 1800-117800 पर भी डायल करके अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी और इसके लिए फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आधुनिक गणतंत्र के मौलिक संवैधानिक विचार भारत की सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित हैं। हैदराबाद में मचेमताल पर समता मूर्ति केंद्र का दौरा करने के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम समानता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में समाहित मौलिक
अधिकार जैसे विधि के समक्ष समानता, सभी प्रकार के भेदभाव का निषेध, अवसरों की समानता, छुआछूत का उन्मूलन इसी की प्रेरणा से निकले हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरित करने वाले मूल्यों की ओर लौटने की बात पर जोर दिया। केंद्र ने पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण के 2021-22 से 2025-26 तक 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए यह पहल कर रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% है। पिछले 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1,17,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से अब तक 4,15,85,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अब तक देश में 75 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच हो चुकी है। 14,15,000 से अधिक नमूनों की जांच कल की गई। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब बात राज्यों की सुर्खियों की। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए कहा कि पंजाब भारत की आत्मा है। अमित शाह ने कहा कि राज्य ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने राज्य में बेरोजगारी, मादक पदार्थ और किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की अधिकतम उपज की खरीद की है और किसानों को उनके बैंक खातों में सीधा भुगतान किया है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर पंजाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तो राज्य को अगले 5 साल में नशा मुक्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज से सभी स्कूल खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इस आशय के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कक्षाएं शुरू करने के लिए स्कूलों को अनिवार्य रूप से कोविड मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। राजस्थान में फरवरी के महीने में कई रंगीन त्योहार और मेले आयोजित होते हैं। इनमें लोक नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न उत्सवों का आनंद लिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे मरु उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, पोखरण में इस 4 दिवसीय उत्सव की रंगारंग शुरुआत एक भव्य शोभा यात्रा के साथ की गई, जिसके बाद मिस पोखरण और मिस्टर पोखरण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल हरियाणा के मानेसर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 500 बिस्तर वाले एक अस्पताल की आधारशिला रखी। यह अस्पताल 500 करोड़ रुपए की लागत से 8 एकड़ भूमि पर बनेगा। इस अस्पताल से गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह और रेवाड़ी के तकरीबन 6 लाख कामगारों को इलाज की सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र में 4,359 लोगों में कोरोना संक्रमण और 237 में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल कोविड महामारी से 32 लोगों की मौत हो गई। 12,986 संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में इस समय 52,238 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों को अब सफर में मनोरंजन का मजा भी मिलेगा। सेंट्रल रेलवे ने पैसेंजर्स के लिए एक नई कंटेंट ऑन डिमांड इंफोटेनमेंट सेवा शुरू की है, जिसमें वो अपनी यात्रा के दौरान फिल्में, टीवी शो और एजुकेशनल प्रोग्राम मुफ्त में देख सकते हैं। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में एक शिशु समेत कोविड-19 के 22 और मरीजों की मौत हो गई और 1,148 लोग भी संक्रमित पाए गए। संक्रमण की दैनिक दर 1.82% दर्ज की गई, जो 5 जनवरी के बाद से पहली बार 2% से कम है। संक्रमण के मामले 4 जनवरी के बाद से सबसे कम है। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया में देश की सकारात्मक छवि बनाने और द्विपक्षीय संबंधों के नए चरण में उनकी अहम भूमिका की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने 10 फरवरी से 13 फरवरी तक
विदेश मंत्री के तौर पर वो ऑस्ट्रेलिया की पहली बार यात्रा पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ चौथी क्वाड बैठक में भाग लिया। रूस यूक्रेन तनाव और गंभीर होता जा रहा है। रूसी आक्रमण की आशंका के मद्देनजर अमेरिका यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि विदेश मंत्रालय जल्द ही ये घोषणा करने वाला है। अमेरिका सरकार के आदेश के मुताबिक कीव दूतावास के सभी अमेरिकी कर्मचारियों को पहले ही देश छोड़ना होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने जापान और दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों के साथ हवाई में बैठक की। इस बैठक में परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया के कारण पैदा हुए खतरे पर चर्चा हुई। तीनों विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करके उत्तर कोरिया से बातचीत में शामिल होने और अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा। और आइए अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। कैंसर के इलाज के दौरान ब्रेस्ट सर्जरी के समय एक महिला के लिए सबसे दर्द का समय होता है जब वो अपने ब्रेस्ट को हटाने की प्रक्रिया से गुजरती है। बिल्कुल, दर्द के साथ साथ एक सामाजिक दबाव भी उस महिला के लिए चिंता का कारण बना रहता है। मुंबई की रहने वाली जयश्री रतन ने अपनी संस्था के साथ मिलकर क्रोशे के कृत्रिम अंग तैयार किए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। 69 साल की जयश्री रत्न ब्रेस्ट कैंसर मरीजों के लिए एक अनोखे तरीके से मदद कर रही हैं। वे एक स्वयंसेवक समूह चला रही हैं जिसका नाम है साइशा इंडिया फाउंडेशन। ये फाउंडेशन उन मरीजों की मदद कर रही है जिनकी ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, यानी कि वो सर्जरी जिसके दौरान ब्रेस्ट को निकालना पड़ता है। जयश्री रत्न महिलाओं के समुदाय के साथ मिलकर क्रोशे की कृत्रिम अंग बनाकर तैयार कर रही हैं। ये कृत्रिम अंग विशेष सूती धागे से तैयार किए जाते हैं। क्रोशे से बने कृत्रिम अंग को ये फाउंडेशन फ्री में जरूरतमंद ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को बांट रही है। इस बुने हुए अंग को उन्होंने निटेड नॉकर्स का नाम दिया है। हम दो तरीके के नॉकर्स बनाते हैं, एक जो है निटेड नॉकर्स ये है और एक जो है ये क्रोशेटेड है। दोनों बनाते हैं और दोनों के पैटर्न्स अलग हैं। और एक क्रोशे बोले तो ये हुक से बनता है, ये जो क्रोशा है ये हुक से बनता है। ये हम 3.5 mm हुक के बनाते हैं और ये धागा जो है हमारे 100% मर्सराइज कॉटन है और ये मर्सराइज कॉटन मिलना ही मुश्किल हो रहा है। एंड दूसरी चीज ये जो है निटेड वाले, इनको हम दो मेथड्स हैं। एक है जो 4 सुई वाले से बनाते, जो हमारा गले स्वेटर्स के गले जो बनाते थे उसके सही से बनाते, या एक और है ये दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर नीडल। सर्कुलर नीडल बोले तो 2 सुई होगी लेकिन यहाँ से जुड़े होता है। तो इससे इसलिए क्यों बोले तो हम ये जो नॉकर्स हैं हम गोल गोल में बनाते हैं, तो वी नीड टू हैव दिस और दिस 4 नीडल्स और दिस। और आइए अब डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर एक नजर। आज की गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे कानपुर देहात अकबरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज दोपहर को जालंधर पंजाब में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही आज राज्यसभा की व्यापार और गृह मंत्रालय संबंधी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। राज्यसभा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की बैठक भी संसद भवन परिसर में आज आयोजित होगी। और अब हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर पहुंचे साइबेरियाई पक्षियों की तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। लोकतंत्र की शक्ति से ग्राम पंचायतों में महिलाएं कैसे हो रही हैं आत्मनिर्भर।
तेलंगाना में सिद्दीपेट के मिठापल्ली गांव की कहानी। यहां बच्चों का है स्कूल तो बकरियों और गायों के लिए भी है हॉस्टल। गांव का गंदगी से नहीं है कोई नाता, हर कोई यहां खुशियों के गीत है गाता। देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत, मंगलवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब नजर डालते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास पर। आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में 14 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 14 फरवरी वर्ष 2019 को आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर खौफनाक हमला किया था। इस हमले में 40 जवानों की शहादत हुई और तमाम घायल हुए थे। आज ही के दिन दोपहर करीब 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2500 जवानों को लेकर जा रही 78 बसों के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को जवानों के बस से जा मारा। इसके बाद हुए भयानक धमाके में करीबी बस के परखच्चे उड़ गए थे। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरे दिल में भी वैसी ही आग है जैसी आपके दिलों में है, सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा। और जल्द ही भारतीय सेना के जांबाज कमांडोज ने दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। तारीख थी 26 फरवरी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे और 300 पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था। यूनाइटेड नेशंस सहित दुनिया भर के तमाम देश आतंकवाद से जुड़े इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में आए। 14 फरवरी वर्ष 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन किया गया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल की मां को सुनने में तकलीफ थी। मां के लिए सुनने की मशीन बनाने के दौरान बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आवेदन करने के कुछ ही दिनों बाद ग्राहम बेल को पेटेंट दे दिया गया। उन्हें दिए गए यूएस पेटेंट का नंबर था 174.465। और इतिहास को हमने जाना, और जैसा कि प्रीति पुलवामा हमले की बरसी है आज, सनसेट टीवी एक बार फिर सभी शहीदों को नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है। वहीं आज हम बात करेंगे सुषमा स्वराज की। प्रखर वक्ता, एक कुशल राजनेता सुषमा स्वराज की आज जन्म जयंती है। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में जन्मी सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। बिल्कुल, संसद की एक सशक्त आवाज, एक कुशल राजनेता, और यहाँ की भारत के विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग और एक बेहतरीन भारत की छवि को स्थापित किया। आइए नजर डालते हैं सुषमा स्वराज के राजनीतिक सफर पर। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। सुषमा जी ने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली थी। अपने छात्र जीवन से ही ये आरएसएस के नेता के रूप में सक्रिय हो गई थीं। 13 जनवरी 1975 को इन्होंने वकील और राजनेता स्वराज कौशल से शादी की। 1977 में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सुषमा जी पहली बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं। 1984 में ये बीजेपी में शामिल हो गईं, जो 1980 में वजूद में आई थी। पार्टी ने पहले इन्हें सचिव नियुक्त किया और इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ इनके द्वारा चलाई गई मजबूत मुहिम को देखते हुए जल्द ही इन्हें महासचिव बना दिया गया। 1970 में शुरू हुआ सुषमा जी का राजनीतिक सफर तमाम चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा रहा, जिनका पूरा जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता। चंद खास बातों के अलावा, जैसे 1977 में सिर्फ 25 वर्ष की आयु में सुषमा जी देश की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। 1989 में 27 वर्ष की आयु में हरियाणा में जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष बनी। राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता बनने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। दिसंबर 21 सन 2010 ये देश की पहली महिला नेता थी जो विपक्ष की नेता बनी। सुषमा जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा जी 7 बार सांसद बनी।
इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री का पूर्णकालिक पद संभालने वाली दूसरी महिला रहीं। भारतीय संसद की पहली और एकमात्र ऐसी महिला सदस्य रहीं जिन्हें सन 2008 और 2010 में आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन सम्मान मिला। इन्हें सन 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। असाधारण प्रतिभा की धनी सुषमा जी की शास्त्रीय संगीत, कविता, ललित कला, नाटक और साहित्य में भी गहरी रुचि थी। भारतीयता का सबल प्रतीक बन चुकी सुषमा जी आज ऐसे अनगिनत युवाओं के लिए आदर्श हैं जो सार्वजनिक जीवन में आने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की हसरत रखते हैं। और संसद की एक सशक्त आवाज के तौर पर सुषमा स्वराज को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। और संसद टीवी के खास कार्यक्रमों की बात करें तो अभिव्यक्ति एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपको मिलवाते हैं भारत की शास्त्रीय गीत, संगीत और नृत्य से जुड़ी हस्तियों से जो हमें उस कला से संबंधित तमाम जानकारी देती हैं। आज के इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे हिंदुस्तानी संगीत गायिका पद्मश्री सुमित्रा गुहा से। सुमित्रा गुहा भारतीय शास्त्रीय गायन का एक जाना पहचाना नाम है। बचपन में कर्नाटक संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के साथ उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण लिया है। आइए देखते हैं अभिव्यक्ति में आज रात 9 बजे से संसद टीवी पर आप क्या खास देखेंगे। पहचानो सुर की महिमा जिनके गुण गावे तुम मोरो नारद मुनि जन पहचानो सुर की महिमा। लता जी हमेशा मेरी प्रेरणा रही और मैं हिंदुस्तानी संगीत क्या मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनके गाना सुन के मुझे लगता था यही शायद हिंदुस्तानी होगी। और उनके कई गाने मैं बचपन में गा के कंपटीशन में भी फर्स्ट प्राइज़ आया। मुझे जीवन का एक अंग बन गई थी वो। तो संसद टीवी पर जरूर देखिए अभिव्यक्ति सुमित्रा गुहा के साथ आज रात 9 बजे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सितार वादक ध्रुव बेदी की खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। तो यदि आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है तो अपने घर से जरूर निकलिए और वोट जरूर कीजिए। बिल्कुल, पहले मतदान वोटिंग और उसके बाद ही कोई काम। इजाजत दीजिए फिलहाल, नमस्कार। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।